आज हम इकाई 4 की चर्चा करेंगे। बीए पार्ट 3 के सेकंड पेपर के इकाई 4 में भाषा का वैज्ञानिक परिचय, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और हिंदी भाषा का विकास, देवनागरी लिपि आदि कई अध्याय लगे हुए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण इकाई है आपके कोर्स में। सबसे पहले हम इसको सरलता के दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं कि परीक्षा में आपके यह जो इकाई है यह महत्वपूर्ण रूप से 3-4 भागों में विभाजित है। मैं सीधे स्पष्ट शब्दों में कहूं कि प्रश्न पत्र में यह किस रूप में आता है पहले उसको समझ लें। यह टॉपिक प्रश्न पत्र में एक तो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, दूसरा हिंदी की विभाषाएं, तीसरा हिंदी की प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के रूप में उसका परिचय, और अगला देवनागरी लिपि के गुण व दोष। इसमें भी विशेष रूप से हिंदी की जो विभाषाएं हैं उन सब का भी अलग अलग परिचय, उन सब का अलग अलग जो इतिहास है उसकी सारी विशेषताओं को इसमें हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले इस बात को समझ लें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द सभी में आपको इसका प्रयोग करना है, वह है हिंदी। तो सबसे पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करें कि यह हिंदी शब्द का अर्थ है क्या, कैसे उद्भव हुआ, और शब्दार्थ के दृष्टिकोण से देखें और आगे चलकर जो उसका रूप परिवर्तन हुआ उस पर हम जब तक सही ढंग से उसको नहीं समझेंगे तब तक हम हिंदी भाषा के आगे का जो हमारा अध्ययन है वह ज़्यादा सार्थक नहीं हो पाएगा। तो आज सबसे पहले हम हिंदी शब्द का अर्थ, उसकी विशेषता, उसका उद्भव और वह किन किन रूपों में प्रयोग में पहले आया हुआ है और आज वह किस रूप में हमारे सामने उपस्थित है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि यह जो हिंदी शब्द है यह मूलतः संस्कृत शब्द सिंधु से बनकर हमारे सामने आया था। संस्कृत शब्द जो सिंधु है वह एक नदी विशेष वाचक का पर्याय है। मूल रूप से आर्यों के आने से पूर्व ही हमारे यहाँ पर जो सिंध प्रदेश है वह मूल उसका द्रविड़ शब्द सिद्ध या सिद्ध के रूप में हमारे सामने उपस्थित रूप में दिखाई देता है। यह हिंदू शब्द जब यूनानी लोग भारत के भूभाग से परिचित हुए थे तो वे स को ह और ध को द के रूप में उच्चारित करते थे। इस प्रकार यह जो सिंधु शब्द है यह हिंदू, और इसी हिंदू शब्द आगे चलकर पुरानी फारसी में हिंद बना और इसी में एक प्रत्यय लगने से यह हिंदीक बना, जो ग्रीक में जाकर के इंदिक, इंडिया और बाद में अंग्रेजी में यह इंडिया के रूप में हमारे सामने आया था। इसी हिंदीक में ही क का लोप होने से हिंदी शब्द बना जिसका मूल अर्थ है भारत का। देखिए, जबाने हिंदी शब्द का जो प्रयोग है वह हमें प्राचीन काल में दिखाई देता है। सबसे पहले हम शब्दार्थ के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो इस बात को हम इस समझने का प्रयास करें कि जो हिंदी शब्द है यह पूरे संसार के लिए यदि हम देखें तो यह भारत की किसी भी आर्य, द्रविड़ या किसी भी अन्य भाषा के लिए इसका प्रयोग मोटे तौर पर हमारे सामने दिखाई देता है। किंतु बाद में धीरे धीरे वर्तमान समय में यदि हम देखें तो इसका दृष्टिकोण बिल्कुल एक सीमित साहित्यिक भाषा के रूप में हो गया है, जो आगे चलकर हमारी राष्ट्रभाषा और फिर वो विश्व भाषा के रूप में हमें दिखाई देती है। हिंदी शब्द किस प्रकार भाषावाची बना, इस संबंध में विद्वानों में कोई ज्यादा मतैक्य नहीं है। प्रयोग या रूप के दृष्टिकोण से देखें तो हिंदवी शब्द हमें फारसी का दिखाई देता है। अनेक जो भाषा विज्ञान के वैज्ञानिक हैं जिसमें विशेष रूप से डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, वे हिंदवी, हिंदू या हिंदी शब्द का प्रयोग
प्राचीन हिंदी के लिए सामान्य रूप से मानते हैं। हिंदी शब्द अपने विस्तृत अर्थ में यदि हम देखें तो वह भारत में बोली जाने वाली 17 बोलियों का द्योतक है, जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी अथवा राजस्थानी यदि किसी भी जो भाषा है उसकी जो बोली है उसके संदर्भ में हिंदी शब्द का प्रयोग हमें दिखाई देता है। उदाहरण के रूप में यदि हम प्राचीन काल में जब हम कहते हैं कि तुलसीदास हिंदी के कवि हैं, सूरदास हिंदी के कवि हैं, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी जो भाषाएं जिसमें तुलसी और सूर ने अपना साहित्य सृजन किया, या जितने भी सैकड़ों कवि हैं जो हमें पूर्व में दिखाई देते हैं आदिकाल और मध्यकाल के अंतर्गत, वे सारे के सारे हिंदी के कवि क्यों कहलाते हैं? सामान्य सी बात है कि हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली जो 17 बोलियां थी वो सभी हिंदी भाषा के अंतर्गत आती है। उसमें चाहे वो ब्रज है, अवधी है, खड़ी बोली है, डिंगल है, मैथिली है या राजस्थानी है, कोई भी भाषा है वह हिंदी के अर्थ में ही प्रयोग में उसका सामान्यतः हमें दिखाई देता है। इसी कारण से यह सभी हिंदी कहलाती है। किंतु बाद में यदि हम देखें धीरे धीरे तो यह जो हिंदी भाषा है, भाषा विज्ञान के दृष्टिकोण से धीरे धीरे यह पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी इस रूप में ही केवल हमारे सामने दिखाई देती है। और इसमें भी वह अलग अलग इसकी बोलियों के रूप में पूर्वी हिंदी की अपनी अलग बोलियां और पश्चिमी हिंदी की अपनी अलग बोलियों के रूप में हमारे सामने दिखाई देती है। इस तरीके से देखें तो इन दोनों बोलियों में जो मूल रूप से हमारे सामने जो बोली आती है पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की, उसमें कुल 8 बोलियां हमें दिखाई देती है, जिसमें ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणी, कन्नौजी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये मुख्य है। अब यदि हम हिंदी शब्द का विकास देखें तो मैं पूर्व में आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि जो स्वध्वनि है, ईरान की प्राचीन जो भाषा अवेस्ता है उसमें वह ह के रूप में उच्चारित होती थी, और इस तरीके से वहां पर जो संस्कृत शब्द जैसे सप्त है तो वहां पर वह हफ्त के रूप में दिखाई देता है। इसी तरीके से यदि हम देखें तो पूरा सिंधु नदी के आसपास को जो समस्त क्षेत्र है वह हिंद या हिंदू कहलाने लगा। 19वीं सदी के प्रारंभ तक यदि हम देखें तो हिंदी शब्द उर्दू के लिए भी प्रयोग में आता रहा है। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की जब स्थापना हुई तो बाद में अंग्रेजों ने हिंदुओं में और मुसलमानों में फूट डालने के दृष्टिकोण से उर्दू को हिंदी से पूरी तरीके से अलग कर दिया और उसका एक अलग विभाग भी उन्होंने स्थापित किया। इस तरीके से बाद में हिंदी भाषा वह कही जाने लगी जिसमें संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ, और जिसमें फारसी शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ, फारसीपन अधिक था, वह उर्दू भाषा के लिए प्रयोग में आने लगा था। यह सब अंग्रेजों के द्वारा एक सुनियोजित योजना के तहत भी भारत में यह किया गया था। अब हम हिंदी भाषा की विशेषताओं को देखें तो हिंदी भाषा अपने 2 रूपों में, अलग अलग रूपों में हमारे सामने दिखाई देती है। एक तो आदिकालीन, मध्यकाल और आधुनिक काल, जो तीनों कालों में हिंदी दिखाई देती है, वो उसके 2 अलग अलग रूप है। एक तो सामान्य ढंग से उसका विकास कैसे हुआ, लगभग 1000 ईस्वी से लेकर आज तक जो हिंदी भाषा का विकास है वह सामान्य रूप से हमारे सामने हमें किस तरह दिखाई देता है। एक तो इसका अर्थ है, दूसरा वह यह कि हिंदी भाषा की आदिकालीन साहित्य की जो ध्वनिगत और व्याकरण की विशेषताएं हैं, और दूसरा मध्यकाल की जो ध्वनिगत और व्याकरण विशेषताएं हैं, और बाद में आधुनिक काल में इसका जो परिवर्तन हुआ, उन तीनों की जो व्याकरणिक विशेषताएं हैं उसका अध्ययन भी हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ेगा। अब रही बात कि हम इसको किस रूप में इस टॉपिक को आगे चर्चा करेंगे। देखिए, स्पष्ट रूप से मैं यह बता दूं कि यह टॉपिक थोड़ा सा आपको भाषागत और व्याकरण के दृष्टिकोण से क्लिष्ट लग सकता है। उसका कारण यह है कि जैसे मान लीजिए कि मैं कहता हूं कि अपभ्रंश भाषा में, यानी प्राचीन जो हिंदी थी हमारी आदिकालीन हिंदी, उसमें मूल रूप से 8 स्वर थे, बाद में इसमें और परिवर्तन हुए। यह एक सामान्य बात वाक्य मैंने आपको कहा। यह इस तरीके से कितने ही कृदंत प्रत्यय, कितने ही रूपों में हिंदी का जो परिवर्तन, जो उसका ध्वनिगत परिवर्तन, रूप और इसका विकार के दृष्टिकोण से जो इसका विकास हुआ, उन सब का अध्ययन हमें
इस हिंदी भाषा के उद्भव विकास में करना है। तो धीरे धीरे हम इस टॉपिक को जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो मोटे तौर पर आप इस बात को ध्यान में रखें कि 4-5 टॉपिक्स पर विशेष रूप से आप अपना ध्यान केंद्रित करें। एक, हिंदी भाषा का उद्भव विकास, दूसरा हिंदी की भी भाषाएं, और तीसरा हिंदी देवनागरी लिपि जो है हिंदी की, उसके क्या गुण और दोष हैं। प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से देखें तो यह 3 बहुत महत्वपूर्ण अध्याय हैं जिसका मैं आपको समय समय पर इसके नोट्स और इसके व्याख्यान ई कंटेंट आपको मैं उपलब्ध करवाता रहूँगा। आज हिंदी शब्द के अर्थ को मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया है। हिंदी शब्द दोबारा मैं आपको इसको रिपीट कर दूं कि प्राय सभी भाषा शास्त्रियों ने एक मत से जो हिंदी शब्द का संबंध मूलतः सिंधु शब्द से माना है, यह सिंधु शब्द मूल रूप से ईरानी लोगों के संपर्क में आने से यह जो हिंदू शब्द है वह में परिवर्तन हुआ और यही शब्द बाद में धीरे धीरे अंग्रेजी में इसका इंडिया के रूप में हुआ, जिसका मैंने पूर्व में आपको उल्लेख कर दिया था कि यह इंडिका और अंग्रेजी में इंडिया के रूप में हुआ। बाद में इसमें क का लोप भी हुआ जिससे ये भारत हिंदीक बना। हिंदी का अर्थात भारत का बना था। अब हम इसका अगले अध्याय के रूप में आगे हिंदी भाषा के उद्भव और उसके विकास से संबंधित इसकी चर्चा करेंगे और आपको उसके संबंधित नोट्स आदि भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। धन्यवाद।